गाइस, मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जो आज मैं 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे कि मैं जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। जनरली सॉरी, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिटिक्स अबाउट द ज्योग्राफी, नॉट ज्योग्राफी इन द टर्म्स ऑफ द लैंड और द वाटर्स ओनली। इट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ओवर द लैंड, बिलो द सी, ओवर द clouds, etc. So, as we see, complete world is on a stage. We can say it's a complete stage जहाँ पे पूरी दुनिया खड़ी हुई है। हर दुनिया का अपना अपना एक रोल है, अपना अपना एक पोजीशन है। एक की पोजीशन चेंज करने से, एक के किसी स्टेप से पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट आता है, हम वो जियो पॉलिटिक्स के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। अब आप जैसे आप जानते हो, रशिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आया। इसराइल का युद्ध हुआ हमास के साथ गाजा में, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे या किन्हीं और कंट्रीज पर आया। बिकॉज हमारी पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इंट्रा ट्रेड्स हो रहे हैं, इंटर ट्रेड्स हो रहे हैं, ओवर द सीज ट्रेड्स हो रहे हैं, ट्रैवलिंग्स हो रही है, बिजनेसेस हो रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। अब ये पूरा वर्ल्ड एक टेबल है, और कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट लॉन्ग रन में आता है, कुछ का शॉर्ट रन में आता है, बट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर चीज़ का आता है। तो फ्रॉम इंडियाज एंगल हम वो चीज़ें सीखेंगे, याद करेंगे, लर्न करेंगे एंड देखेंगे किस एंगल से वो इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है, लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में। हमारा जो मेजर फोकस होगा वो इंडिया के ही स्टैंड से होगा, कि इंडिया के स्टैंड से अनटिल अनलेस कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसका वर्ल्ड पे इतना मेजर इम्पैक्ट है, माइट भी इंडिया पे कम इम्पैक्ट हो, वो चीज़ें भी हम सीखेंगे। देयर इज ऑल्सो द थिंग्स कि जो आउट द जियो पॉलिटिक्स इंडिया के किसी मैटर से रिलेटेड होगी, लेकिन वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होगी। इंडिया के डिफेंस रिलेटेड हो सकती है, या कुछ इंडिया की कोई रिजर्व्स की खोज हो सकती है, वो चीज़ें भी हम इन टॉपिक्स में कवर करेंगे। बट इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रिलेटेड टू बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थ्रू ही हुआ है, जो अभी हम आगे देखेंगे। हम जानेंगे कि वर्ल्ड स्टेचर में इंडिया का क्या स्टैंड है, कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं नए नए जिनका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा। ग्रुप जैसे आप जानते हो G20 होता है, क्वाड होता है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने G20 होस्ट भी करा था। ठीक है, ग्रुप्स बहुत तरीके के हैं। ब्रिक्स ग्रुप है, RIC ग्रुप है, G7 है जो पहले G8 हुआ करता था। हम जो अपनी वीडियोस बनाएंगे वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स की बनाया करेंगे। हम एक वीकेंड पे कॉल रख सकते हैं जहाँ पे हम आपके डाउट्स सुने करेंगे और रिजॉल्व करा करेंगे। यदि मुझे वो डाउट का आंसर आता हो तो डेफिनेटली आई विल आंसर। आप में से किसी को आता होगा, हम एक क्रॉस कॉल भी रख सकते हैं। और फिर भी नहीं आता होगा तो हम अपने पॉइंट रख सकते हैं, या फिर उसे सीख के अगली कॉल में डिस्कस कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो, चाइना एंड ताइवान। ये सबसे वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है इन द रिसेंट व्हाट इज हैपनिंग। आप देखोगे अभी चाइना ने ताइवान पर कुछ फाइटर जेट्स उड़ाए, कुछ रॉकेट्स दागे इन द नियर बाय एरिया जो ताइवान को क्रॉस कर गए हैं। ताइवान ने अमेरिका के गिवन फाइटर जेट्स के थ्रू उनको लॉक करा है। ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं गाइस। आई होप अभी तक जो मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया वो आपको सही लगा होगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमने टॉपिक उठाया चाइना एंड ताइवान। वाई चाइना, वाई ताइवान, कौन सा चाइना है, कौन सा फर्स्ट चाइना, कौन सा सेकंड चाइना है, वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये अभी हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो अभी हम देखते हैं डिस्प्यूट है क्या। पहले हम ये जानते हैं चाइना है क्या। एक्चुअली दो चाइना है। ठीक है, एक तो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो गो बैक टू द हिस्ट्री। टिल 1949 केवल एक ही चाइना हुआ करता था। देर इज नो टू चाइनाज। सो 1949 में क्या हुआ, माओ जेडोंग ने चाइनीज सिविल वॉर के थ्रू, जो माओ जेडोंग कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट था वहां पे। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं बोला जाता है, नॉर्मल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी ही बोलेंगे। आप उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, आप ये समझो आप चाइना वाली की ब्रांच ही है, कि वो चाइना की फिलोसफी को इंडिया में लेके आए, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया। क्योंकि जब फर्स्ट पार्टी वो बनी कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा कुछ नहीं था, वो कहीं से आई थी, इसलिए वो बेस कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो चेयरमैन था वो था माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग ने चाइनीज सिविल वॉर के थ्रू चाइना में अपनी गवर्नमेंट स्टेबल करी, जिसको नाम दिया उसने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो फ्रॉम दैट डे जो मेनलैंड चाइना था वो बन गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ओल्ड गवर्नमेंट थी चाइना में इलेक्टेड, जो थी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो अपनी पूरी
बिस्तर बांध के वो अपना चला गया एक आइलैंड पे जो चाइना के नियर बाय था, जहाँ पे उन्होंने अपनी फिर गवर्नमेंट फॉर्म करी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करी। इधर मेनलैंड चाइना में गवर्नमेंट बनी थी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, और उस वाली गवर्नमेंट को नाम मिला पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान वाली गवर्नमेंट थी उसको नाम मिला रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो आगे से मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया, हम केवल चाइना और ताइवान बोलेंगे, दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जो कंप्लीट वर्ल्ड है उसमें मेजरली कंट्रीज चाइना को, जो मेनलैंड चाइना पर है उसी को ही रिकॉग्नाइज करती है अंडर वन चाइना पॉलिसी, बट स्टिल देर आर 10-15 कंट्रीज जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करती है, या तो एज अ मेन चाइना या एज दी ओनली चाइना, दो थिंग है, ठीक है। तो अब चाइना कैसे कैसे ताइवान को रीयूनिफाई करने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हम आगे जानेंगे। 9 डैश लाइन होती है, ताइवान क्यों उस चीज़ पे अड़ रहा है कि वो रीयूनिफाई ना हो जाए ताइवान चाइना के अंदर, ठीक है। छोटी छोटी कंट्रीज क्यों डर रही हैं कि एक बार यदि ताइवान को कैप्चर कर लिया तो वो 9 डैश लाइन को भी एक्चुअलाइज कर लेगा, और हम सब पे भी एक्चुअली चाइना जो है वो एक 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में फॉलो करता है कि यहाँ तक का वाटर लैंड सब कुछ मेरा है। तो वो उस बेसिस पर आगे की जो कंट्रीज हैं उनसे वो वाटर क्लैश हो रहा है, एंड वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी पर भी खतरा आ रहा है। जो भी हमारी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज है वो वन चाइना में मेनलैंड चाइना को कंसिडर करती है, लाइक इंडिया, लाइक यूएस, ऐसे ही चलता है। बट वो ताइवान को भी अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है, उसे भी अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा है, ठीक है। उसके साथ अनऑफिशियली टाइज भी हैं, उसके साथ बिजनेस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम आगे अब जो जानेंगे वो इन्हीं स्लाइड्स के, इसी डेटा के बेसिस पे हम अपनी आगे की स्लाइड्स पे जानेंगे और इन बातों पे डिस्कस करेंगे, और अपनी जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी समझ है अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको इम्प्रूव करेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। आइए जानते हैं। सो चाइना ताइवान को लेके इतना ईगर क्यों है, मतलब क्या चीज है। एक तो जो मेनलैंड चाइना है वो, अब हम मेनलैंड चाइना को ही चाइना बोलते हैं, इसलिए अब मैं बार बार मेनलैंड चाइना या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं बोलूंगा, चाइना एंड ताइवान से हम समझेंगे। सो जो चाइना है वो इतना ईगर क्यों है ताइवान को रिलेटेड, ठीक है। तो ताइवान क्या कर रहा है आज की डेट में, एक चाइना की रीजनल डोमिनेंस नहीं बनने दे रहा है। जो चाइना का प्लान है, चाइना ताइवान को रीयूनिफाई करना चाहते हैं अपने अंदर, मीन्स वो चाहती है पूरा एक ही चाइना बने, ताइवान और चाइना अलग अलग ना हो, तो वो ताइवान को अपने अंदर इकट्ठा करना चाहती है, ठीक है। उसके लिए वो कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज भी चाहती है, जहां ताइवान उसे रोकता है, फाइटर जेट उड़ाते हैं तो ताइवान रोकता है, तो ताइवान एज अ रीजनल डोमिनेंस चाइना को बनने से रोक रहा है, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, अभी हम आगे सीखेंगे भी कि ताइवान की क्या यूनिक पोजीशन है, क्यों वर्ल्ड ताइवान को सेव करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो चाइना है उसके अंदर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जबकि ताइवान में एक डेमोक्रेसी है जो कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ताइवान क्यों वर्ल्ड ताइवान को डिफेंड करना चाहे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। दो वन ऑफ द जो कोर रीजन है वो है, जो ताइवान चिप्स बनाता है, एक तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और जो चिप्स बनाता है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सेमीकंडक्टर्स आर सप्लाइड बाय द ताइवान ओनली। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एडवांस चिप्स कौन सी होती है, जो 7 nm साइज से छोटी हो, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 90% वो केवल और केवल ताइवान से आती है। एंड ठीक है, अब आप पूछोगे चिप्स का यूज क्या है, कहाँ यूज होती है। चिप्स हमारी आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में यूज होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमें पता हो ना पता हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आईटी हो गए, ऑटोमेटिव हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गए, टेलीकॉम हो गए, डिफेंस हो गए, हेल्थ केयर हो गए, एनर्जी सेक्टर्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर जगह चिप्स यूज होती है। सो किसी वजह से जब चाइना ताइवान को कैप्चर करने के लिए जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के पेस को स्लो डाउन कर देगा, चिप्स के पेस को स्लो डाउन कर देगा, जिससे वर्ल्ड रिसेशन की साइड जाएगा, इकोनॉमीज डाउन जाएंगी। इसलिए वर्ल्ड चाहते हैं कि चाइना और ताइवान में फाइट ना हो, चाइना अपनी जगह खड़ा रहे, ताइवान अपनी साइड स्थिर रहे, ठीक है। सेकेंडली, चाइना साउथ चाइना सीन में 9 डैश लाइन को मानता है, जो हमारी साउथ चाइना सी में आती है। एक बार चाइना ने ताइवान को कैप्चर कर लिया तो वो 9 डैश लाइन को और ज्यादा फोर्सफुली, जो उसके आसपास छोटी छोटी कंट्रीज हैं उन पे दबाव क्रिएट करके उनको मनवाना चाहेगा। इसलिए भी जरूरी है कि ताइवान उसके अगेंस्ट में स्टैंडर्ड स्टिल खड़ा रहे, ठीक है। अब ताइवान के बारे में जैसे मैंने बताया, ग्लोबल ओपिनियन क्या है, यूएस ताइवान को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये मेजर कंट्रीज रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, बट वो अनऑफिशियली सपोर्ट करती है। इंडिया भी अनऑफिशियली सपोर्ट करता है। कुछ यूएस उसको ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट्स भी सप्लाई करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।
अब इंडिया कहाँ खड़ा है इस समय, इंडिया और ताइवान का क्या रिलेशन है, क्या टाइज है? इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज अ सेपरेट कंट्री। इंडिया मेनलैंड चाइना को ही एज अ वन चाइना पॉलिसी के अंडर रिकॉग्नाइज करता है। जो ताइवान और इंडिया का ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $10 बिलियन है। जो इन्वेस्टमेंट्स है ताइवान की साइड से वो ऑलमोस्ट $14 बिलियन है, जो मेनली 3 सेक्टर्स में है, सेमीकंडक्टर, एआई और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। दोनों डेमोक्रेसीज हैं तो दोनों के रिलेशंस भी अच्छे हैं, ठीक है। अब इंडिया का इंडो पैसिफिक, अब इंडो पैसिफिक क्या होता है? इंडिया के जितने भी नीचे का साइड का ओशियन है वो हो गया इंडियन ओशियन, जितना भी चाइना और अमेरिका के बीच का ओशियन है वो होता है पैसिफिक ओशियन, और जहां पे ये दोनों मर्ज हो जाते हैं मेजरली वो जो होता है इंडो पैसिफिक ओशियन। सो इंडो पैसिफिक ओशियन में इंडियाज का इतना रोल है, जिस वजह से क्वाड बनाया गया ताकि वहां पे रीजन को सिक्योरिटी रहे। ज्वाइंट एक्सरसाइजेस जो चाइना करता था उसको रोकने के लिए इंडिया के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस चालू हुई। उस एरिया में इंडिया इमर्ज कर रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में एज अ डोमिनेंट प्लेयर। सेम इंडियन ओशन में भी है कि इंडियन ओशन में भी इंडिया को ही डोमिनेट करवाया जाता है, करा जाता है, ताकि इंडिया का एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। एंड जैसा आप जानते हैं इंडिया की नेवल स्ट्रेटेजी, नेवल डिफेंस काफी अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं चाइना और इंडिया की रिलेशन कैसी है। अभी आपने देखा कोविड के टाइम पे हमारी फाइट भी हुई, गलवान क्लैशेस भी हुए, उससे पहले छोटे मोटे क्लैशेस भी हो रहे हैं, कभी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं थ्रू भूटान, कभी वाया नेपाल, कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। अब उस सिचुएशन को हम ये देखें, जो मैंने बताया कि हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, हमारे में रीजनल राइवलरी है। जब दो कंट्रीज अच्छी कर रही हो तो कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरी कंट्री को रोकना चाहती है, दूसरी कंट्री पहली कंट्री को रोकना चाहता है। एक ताइवान फैक्टर है इसलिए, और एक अपना स्ट्रेटेजी काउंटर है। नाउ व्हाट इज द ताइवान लेसन्स फ्रॉम इंडिया फॉर इंडिया? हम ताइवान से क्या सीख सकते हैं? हम ताइवान से सीख सकते हैं रिजिलियंस कैसे होता है। रिजिलियंस 3 वारफेयर्स में होता है। साइकोलॉजिकल, जो अभी हमने देखा साइकोलॉजिकली वॉरफेयर में चाइना हमसे ज्यादा अच्छा करता है। उसके हाथ में नैरेटिव वॉरफेयर भी होता है, लीगल वॉरफेयर, साइबर थ्रेट। साइबर में इंडिया भी अच्छा करता है, बट कहीं ना कहीं चाइना का आज की डेट में एप्स के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू, एआई के थ्रू एक अच्छा डोमिनेंस है एज कम्पेयर टू इंडिया। कुछ हाइब्रिड थ्रेड्स भी होते हैं साइबर स्पेस में एंड कुछ अलग अलग चैलेंजेस। स्ट्रेटेजिक इंस्पिरेशन मिलती है कि ताइवान कैसे चाइना को टैकल कर रहा है, जिससे इंडिया भी सीख सकता है। सिक्योरिटी कॉपरेशन, ताइवान कैसे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करता है थ्रू इट्स ओन डिसीजन, जो इंडिया भी कर सकता है, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली टेंशन राइज करनी है। कई सारे इकोनॉमिस्ट, कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रम्प टेन्योर, शी जिनपिंग विच इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने कमिट करा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम ताइवान के अगेंस्ट आपके टेन्योर में कुछ भी नहीं करेंगे। बट ज्यादातर डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि इसी फेज में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मिलिट्री टेंशन राइज कर रही है। जैसे मैंने बताया वो 90% ऑफ द एडवांस शिप सप्लाई करता है, जो कि ग्लोबली डेफिनेटली हर कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। सप्लाई चेन कियोस्क बन जाता है उन वजह से। कंक्लूजन, अब हमने इन चीजों से क्या सीखा? हमने इन चीज़ों से ये सीखा कि इंडिया कैसे अपनी स्टेचर को मेंटेन कर सकता है, कैसे वो ताइवान को नॉलेज में रखते हुए अपने डिफेंस टाइज इंक्रीज कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, कैसे चाइना को रिजिलियंट बन के कहाँ पे रोकना है हम वो चीज़ उनसे सीख सकते हैं। इंडिया नई नई कंट्रीज के साथ, ताइवान के साथ पार्टनरशिप कर सकता है कि अपने लिए रीजनल सिक्योरिटी कैसे हमारी इंक्रीज हो, हमारा जियो पॉलिटिकल फ्यूचर क्या हो, और हमारे फ्लैश पॉइंट्स क्या हो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और आगे भी ऐसे वीडियो से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। हम एवरी कुछ कुछ टाइम में 2 डेज 3 डेज में एक वीडियो जियो पॉलिटिक्स पर डालेंगे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेगा। थैंक यू वेरी मच।